आप लोग को मेल पे कुछ केस स्टडीज आई होंगी। एक बार मेल चेक करना। मैं अभी से लेकर आप लोगों को हर केस स्टडीज के 4 मिनट दे रहा हूं। वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ, कुछ भी जो भी आप सोच सकते हैं उस केस स्टडी के बारे में, उसको उस पेपर पे, एक केस स्टडी एक पेज पे है। अगर आप ऑनलाइन है तो उसको किसी पेपर पे लिखिए, अगर आप ऑफलाइन है तो मैंने आपको खाली स्पेस दे रखा है। आप बैठ के उसको स्क्रिबल करिए, उसमें से जितने भी इथिकल इश्यूज निकाल सकते हैं, इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं, क्या क्या माइंड में चल रहा है, कौन कौन सी इथिकल वैल्यूज है जिसके थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो भी अप्रोच हमने सीखे थे, चाहे वो जस्टिस अप्रोच हो, राइट्स अप्रोच हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो, वो सारी चीजें। ठीक है, तो उनको करना शुरू करो। कोई भी खाली नहीं बैठेगा। अभी टाइम हो रहा है आपका 12:10। ठीक है, 12:25 पे क्लास स्टार्ट करूंगा मैं। लेकिन सभी लोग केस स्टडीज को करेंगे। जो लोग आंसर्स लिख रहे हैं अभी, ये सेक्शन ए वाले, उसको बंद कर दो। जब जैसे केस स्टडी मिलेगी उनको पहले करना। आई विल बी बैक इन 20 मिनट्स। ट्राई टू सॉल्व वॉट एवर यू कैन राइट, जस्ट राइट इट डाउन। ये नहीं कि बैठ गए।
ऑन गाइस, एम ऑडिबल? यस सर। ठीक है। कुछ किया, कुछ स्क्रिबल स्क्रिबल किया आप लोगों ने? ठीक है, गुड। ये मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? दिस इज डॉक्यूमेंट, बेसिकली वही है ना जो सोच रहा हूँ। हाँ, सो दिस इज फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ योर केस स्टडीज, राइट? We'll start from this. We'll start from the intro. There are different ways to introduce your case study. We'll start from this, and then we are going to discuss what are the different approaches. एक बार हमने क्लास में डिस्कस किया है, बट आई थिंक आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग केस स्टडी क्लास पहली बार ले रहे होंगे। अब यार देखो, टाइम है नहीं। टाइम नहीं है का मतलब ये है कि यार ऐसा नहीं है कि मैं आपको 6 क्लास के अंदर कम से कम 20 केस स्टडीज को सॉल्व कराऊं और उसके बाद मैं ये सोचूं कि आप कर लेंगे। जिनको इस क्लास के बाद भी केस स्टडीज में इश्यूज हैं, तो फाउंडेशन में केस स्टडीज के लेक्चर हुए थे। जब फाउंडेशन लेक्चर्स हमने लिए थे तो केस स्टडीज के लेक्चर हमने लिए हुए थे। आप लोग, चाहे आप कैंप प्रोग्राम के हो चाहे टीसीपी के हो, आप लोग अगर यश को बोलेंगे तो यश विल फॉरवर्ड यू ऑल दोस लेक्चर्स व्हिच आई टुक इन दी फाउंडेशन। बट अदरवाइज जो मैं आज यहाँ पे बताने वाला भी हूं वो बहुत अलग नहीं है, बस वो बहुत ही ज्यादा तेज और फास्ट मैनर में हम करेंगे, ठीक है? बेसिक फ्रेमवर्क केस स्टडी का डिपेंड करता है केस स्टडी की लैंग्वेज के ऊपर। हमें क्या, ये पहला एक्सपेक्टेशन ये रहेगा केस स्टडीज के अंदर कि जितने भी कीवर्ड्स आपने अभी तक पढ़े हैं कहां पर, हमारे फाउंडेशन के अंदर, वो हमारे आने चाहिए, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी लास्ट केस स्टडी तक पहुंचा होगा जो स्नेहा वाली केस स्टडी है, ठीक है? लेकिन मैं ये बोल के गया था कि यू शुड नॉट बी गिविंग मोर देन 4 मिनट्स टू केस स्टडी। आई जस्ट वांट यू टू राइट, स्क्रिबल द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या रहेगा वो लिख दो कि भाई आई विल। तो जब मैं डिस्कस करूंगा तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें उसमें। सिलेबस आपका फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इनोवेशन कितना भी केस स्टडी के अंदर करना है, इनोवेशन ऐसा नहीं करना कि आपका क्या खराब हो जाए सिलेबस। अगर मान के चलिए कोई केस स्टडी ऐसी डायरेक्टली मेंशन कर रही है, जैसी केस स्टडी 5 या 6 मेंशन कर रहे हैं, बहुत ही डायरेक्टली मेंशन कर रहे हैं वो कि भाई उसका ब्रदर है, उसने अप्लाई किया हुआ है, ऐसे केस के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कीवर्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए। और हमने पहला क्या पढ़ा हुआ है, हमने वो 5 आवर्स पढ़े हुए हैं। 5 आर के थ्रू वो केस स्टडी सॉल्व होगी। इनोवेशन या जो भी कुछ है मुझे उससे मतलब नहीं है, नंबर ले आने से मतलब है। आप कुछ बहुत ही इनोवेटिव लिख देते हैं जो कि इथिक्स के पेपर के सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, और वो बहुत ज्यादा रैशनल है, बट प्रॉब्लम क्या है, वो इथिकल नहीं है। ऐसी चीजें नहीं मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जस्ट ट्राई टू कनेक्ट द केस स्टडी विद द सिलेबस दैट यू हैव रेड फर्स्ट। व्हेन यू आर रेडी, अभी आपने कनेक्ट कर लिया, देन यूज द कीवर्ड्स मेंशन इन दैट चैप्टर। जो भी कीवर्ड्स मेंशन उन चैप्टर को, उनको यूज करो। और फिर मिक्स एंड मैच इनोवेशन के लिए क्या कर सकते हो, कुछ इनोवेशन ले आओ। जैसा अगर किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप ने किया है, किसी एनजीओ को इन्वॉल्व कर सकते हो, क्राउड फंडिंग का कंसेप्ट आता है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है? ऑनलाइन गाइज स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्लास अभी। तो भाई यहां से पहले इंट्रोडक्शन। सभी लोग अगर टाइम मैनेजमेंट इश्यूज नहीं एग्जिस्ट करते हैं तो यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ इंट्रोडक्शन। अगर टाइम मैनेजमेंट इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, लेट्स से यू हैव ओनली 7 मिनट्स टू राइट अ केस स्टडी। बेसिकली होता क्या है, मतलब डिस्कशन मुझे नहीं पता ये हुआ कि नहीं हुआ आपके साथ, कि this paper can be divided into 2 parts, right? First is section A, that is theory, then comes the case study. केस स्टडी के अंदर आइडल टाइम सिनेरियो होता है 90 मिनट्स। आइडल टाइम सिनेरियो होता है 90 मिनट्स, दैट यू हैव टू कंप्लीट द केस स्टडी बाय 90 मिनट्स। बट लेट्स से दैट यू आर वेरी वेरी गुड केस स्टडी राइटर, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, तो यू व्हाट यू एक्सपेक्ट इज दैट यू माइट गेट मोर मार्क्स इन केस स्टडी। तो यू कैन टेक 1 more minute फॉर एवरी केस स्टडी, दैट इज 96 मिनट फॉर केस स्टडी। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम अलॉटेड फॉर केस स्टडी इज 16 मिनट्स। मैक्सिमम टाइम 16 मिनट्स पर केस स्टडी। ये चीज करके आप कहां पहुंचेंगे, अगर मान लो इंटू 6 है तो आप 96 से पहुंच गए, ठीक है? अब आपके पास कितना समय बचा हुआ है, 84 मिनट्स टू पैक अप द पेपर। अब 84 मिनट्स के हिसाब से यू हैव ओनली 6.5 मिनट्स टू राइट एवरी सेक्शन ए आंसर्स। सेक्शन ए के अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2024 का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर एवर था, मेरे समझ से उससे टफ पेपर कभी नहीं बना। उस पेपर के अंदर भी यूपीएससी ने कम से कम 6 से 7 ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जहां पर आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, और वो आंसर्स बहुत ही स्ट्रेट हैं, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं वो।
बस उनको डिसाइफर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं। डायमेंशन ऑफ एथिक्स, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन पूछा क्या आपसे कि व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ एथिक्स। तीन डायमेंशन बताए आपने अप्लाइड इसके अंदर, तीन डायमेंशन आपने बताए किसके अंदर, एक वर्च्यू, एक डियोंटोलॉजी, एक टियोलॉजी, काम खत्म हो गया। बट वो क्वेश्चन डिसाइफर करना टफ है, स्टैटिक में से वो कंटेंट निकालना कि पूछा कहां से गया है वो टफ है, बट अदरवाइज वो क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट है। ऐसे केस में यूपीएससी करता क्या है कि आउट ऑफ दोस 13 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट होते हैं, 3 कोड बेस्ड क्वेश्चन मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं करता, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप भी कर रहे होंगे, क्योंकि वो 3 कोड बेस्ड क्वेश्चन जो है वहां पे किस किस तरीके से आएंगे मुझे नहीं पता, हम उसकी तैयारी कर लेंगे, मैं उसका भी फ्रेमवर्क आपको बता दूंगा कि कैसे तोड़ें, पार्ट पार्ट में डिलीवर करें, और किस तरीके से लास्ट पैराग्राफ या लास्ट के 2 पैराग्राफ को करंट कंटेक्स्ट से, उस कोट का करंट कंटेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंस है उसमें कैसे जोड़ा जाए। पहले वो कोट क्या होता है वो चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, एक बार मैं आपको फ्रेमवर्क भेज दूंगा, ठीक है। और एक कोड बेस्ड क्वेश्चन जब मैं डिस्कस करूंगा, अभी आपका जो पेपर डिस्कशन आएगा आपके पास, जो बचे हुए पेपर्स हैं उसमें आपको मिल जाएंगी चीजें, राइट। तो 6 क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट आते हैं, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फिनिश दिस बाई 5 to 6 मिनट्स, ये हम कर लेंगे बहुत आराम से, क्योंकि GS2, GS1, GS3 के अंदर भी जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ना कि व्हाट इज मतलब व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इंक्लूसिव ग्रोथ, डायमेंशन दिया, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन दिया, सब दिया, 3-4 डायमेंशन दिया आपने, फटाफट कहां पर आए, तो ये आंसर भी आप 5 या 6 मिनट में कर सकते हो। तो इन 6 आंसर्स को करना आसान है, बाकी क्वेश्चंस में आप टाइम लगाना, बाकी क्वेश्चंस में आप टाइम लगाना। आज एक बार डिस्कस कर लेते हैं अप्रोच टू पेपर, 4-5 मिनट लगेगा, आपके ऊपर है। मैंने आपको प्रिलिम्स का पेपर करना बताया था, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने फॉलो किया नहीं किया। मेंस के अंदर क्या होता है, हमेशा अगर पेपर इवैल्यूएट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत वाइटल है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर ये 2 आंसर्स आप पहले लिखेंगे अच्छी हैंडराइटिंग में तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, 4 हो जाते हैं, ए बी आते हैं, राइट। तो ये 4 क्वेश्चंस आपने डन एंड डस्टेड कर लिए, इसमें आपकी राइटिंग अच्छी है। इसके बाद अगर यू आर अ वेरी गुड केस स्टडी राइटर, यू शिफ्ट टू केस स्टडी एंड देन कम बैक टू। मैं क्या करता था, या फिर मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स मैंने जब लोगों को देखा है क्या करते थे, उनका अप्रोच सही था, वो सेक्शन ए पहले करते थे, क्योंकि सेक्शन ए में नंबर ज्यादा कटते हैं, मिलते हैं का मतलब नहीं है, कटते ज्यादा हैं, समझना। नंबर कहां मिलते हैं ये किसी ने क्या नहीं कर पाया, डिसाइफर कोई नहीं कर पाया, लेकिन लोगों को ये पता है कि अगर वो खराब केस स्टडी लिखेंगे तो भी उनकी मार्किंग ठीक ठीक हो जाएगी, लेकिन वो खराब सेक्शन ए लिखेंगे उनकी मार्किंग नहीं होनी है। तो मैं क्या प्रिस्क्राइब कर रहा हूं आप लोग को कि सेक्शन ए के अंदर व्हाट यू कैन डू इज दैट, सेक्शन ए के अंदर अपार्ट फ्रॉम कोड बेस्ड क्वेश्चन यू कंप्लीट ऑल द अदर आंसर्स अपार्ट फ्रॉम कोड बेस्ड क्वेश्चन। सो लेट्स से कोड बेस्ड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अगर वो उन तीनों को छोड़ दो, 1 2 4 5 आपने कर लिया, 4 5 6, तो यू आर डन विद 10 आंसर्स, राइट, यू आर डन विद 10 आंसर्स, देन यू शिफ्ट टू सेक्शन बी। अब आप सेक्शन बी पे आ जाओ, और लास्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही है, लास्ट में वही क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं जहां पे आपके पास कंटेंट और अंडरस्टैंडिंग दोनों क्या थी, लेस थी, तो आप बहुत ज्यादा मार्क्स क्या नहीं कर रहे हो, लूज नहीं कर रहे हो। लेट्स से आपके पास अब बचते हैं 12 मिनट, 12 मिनट्स में यू हैव टू डू 3 कोट बेस्ड क्वेश्चंस। मैं कह रहा हूं कि जितना अमाउंट ऑफ कंटेंट आपको आता था, 1 या 2 केस स्टडी क्वेश्चन भी डायरेक्टली फंस जाएंगे, वो आप लिख लोगे। एक जो कॉम्प्रोमाइज होगा उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कम बनेगी। जब वो पॉटर का स्टेटमेंट आया था ना, एथिक्स इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट टू डू एंड, वो स्टेटमेंट आज आपको पता है कि इट इज अबाउट एथिक्स एंड लॉ, बट बैक देन वो राइट इज डू वो खत्म हो गया था एग्जाम में, समझ रहे हो आप, समझना मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें समझा रहा हूं मैं आपको। एग्जाम इतना ज्यादा, मैं बता चुका एग्जाम क्रूअल है, यू हैव टू टैकल, नहीं आ रहा है लास्ट में करेंगे, नहीं आ रहा, और मैं सेम चीज बता रहा हूं यहां पर, क्योंकि ये पार्ट हमें नहीं आता इसलिए हम लास्ट में कर रहे हैं, और GS 1 2 3 में हम वो पार्ट लास्ट में करेंगे जो पार्ट हम सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स के साथ पैक कर देंगे। इंटरनल सिक्योरिटी, IR, क्यों मैप बनाया, कीवर्ड्स लिखा, नंबर उतने मिलने हैं, क्योंकि वहां कीवर्ड्स का गेम है। स्टेट क्वेश्चंस होते हैं IR वगैरह में और इंटरनल सिक्योरिटी में, ईदर यू नो और यू डोंट नो, देयर इज नो इन बिटवीन, समझ रहे हैं। तो उन आंसर्स को, क्वेश्चन नंबर 9 10 IR के, क्वेश्चन नंबर 9 10 पेपर 1 में सोसाइटी के, क्वेश्चन नंबर 9 10 GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी के, हम उनको लास्ट में क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मुझे आता है तो मैं कीवर्ड्स और मैप के थ्रू बहुत अच्छा आंसर लिख सकता हूं 4 मिनट में, और अगर नहीं आता, अगर कुछ ऐसा पूछ दिया कि भाई ये बताओ कि इंटरपोल की सबमिट हुई थी पेरिस में, उसके इंपॉर्टेंट वो क्या थे, गेम ही खत्म है, क्या ही लिखोगे। उन्होंने बोला था टेक्नोलॉजी अपडेशन करने के लिए, 20 साल से बोल रहे हैं, ये सब बातें हैं। तो बेसिकली 3 क्वेश्चन जो हम लास्ट के लिए छोड़ रहे हैं वो कौन से हमारे, कोड बेस्ड। तो हमने शुरू किया, हो सकता है कोड बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, बट दिमाग में क्या लगा के रखना है, स्ट्रेट,
कि भाई नहीं करना अभी। केस स्टडीज पे जंप किया, केस स्टडीज को कितना मिनट दिया, मैं कहूंगा 90 मिनट्स। इफ यू आर एबल टू डू केस स्टडी इन 90 मिनट्स, देखिए व्हाट आर द इंपीडियंस फॉर यू पीपल टू नॉट डू केस स्टडी इन 90 मिनट्स। फर्स्ट, योर हंगर टू राइट मोर। जब मैं जानता हूं आप क्या करोगे, क्योंकि अब आप बन गए हो क्या, अब आपको पता है कि there is a concept called as justice approach, and then there is talisman of Gandhi as well, then there is a constitutional morality and article 21. You will try to include all these three to support your option, जिसमें दो में काम हो जाएगा, लेकिन आप तीन अपने अपने ज्ञान को प्रदर्शित करेंगे आप। और वो क्या करेंगे, उस पे नंबर भी देंगे। कितना नंबर देंगे एक्स्ट्रा? 0। नहीं मिलेंगे नंबर। आप समझो मेरी बात, अगर हाईएस्ट मार्क्स 12 है ऑलरेडी आंसर में, तो 12 के ऊपर आपको नहीं मिलने वाले। क्यों ट्राई कर रहे हो? इससे बेटर क्या है, कोड बेस्ड क्वेश्चन को अगर 30 सेकंड तक सोच लिए ना, तो कुछ ना कुछ वहां निकाल लोगे, सिलेबस से क्या कर लोगे, कनेक्ट कर लोगे। समझ रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि प्लीज इस बात पे स्टिक करना आप लोग कि भाई हमें क्या करना है। केस स्टडीज को 90 मिनट्स में पैक करना है, मैंने बोला है 90 मिनट्स में पैक करना है, मतलब करना है। 90 मिनट्स में पैक करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि आपको केस स्टडी पढ़ते वक्त क्वेश्चन पेपर में केस स्टडी पढ़ना है। आपको वहां पे क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसको अपने आंसर शीट में से डिटैच करना है। डिटैच इट फ्रॉम योर आंसर शीट। और प्लीज आपके क्वेश्चन पेपर, मतलब आपके क्यूसीए में जो आपको मिलता है आंसर लिखने के लिए, जो यूपीएससी देगा, उसमें मत गोला मारने लगना। उसमें गोला मारोगे खराब लगेगा। समझना यहां बात मेरी, मैं क्या बोल रहा हूं। तो वहां पर क्वेश्चन पेपर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट होंगे, उनको ब्लैक पेन से गोला मार देना कि भाई ये इथिकल डायमेंशन है, इसके ऊपर मुझे आंसर लिखना, ये वैल्यू कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ये इथिकल प्रीमाइसेस हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 2020 के मेंस की केस स्टडी बताता हूं मैं आपको। एक XYZ करके कंपनी थी जो बहुत अच्छा काम कर रही थी। वो एक ऐसी जगह पे उसने अपना प्लांट सेटअप किया जहां पे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जीरो थी, जहां पे रोडें नहीं थी, कुछ नहीं था। बट उस कंपनी ने इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया। उस कंपनी की वजह से वहां पे रोडें बन गई, उस कंपनी की वजह से लोगों ने माइग्रेशन बंद कर दिया। इतना प्यारा केस स्टडी था। उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि उस कंपनी के ऊपर क्या आया, एक नोटिस आया बिजली के चोरी का, जो कि उस कंपनी ने बाद में उसको पे करके ठीक भी कर दिया। अब इथिकल इशू क्या है? अब ये केस स्टडी सब कुछ अच्छा कर रही कंपनी, सब कुछ अच्छा कर रही है, बट प्रॉब्लम क्या है, आप ऐसे इमोशंस में स्वे अवे नहीं करते। बहुत ही इंपार्शियल डिसीजन मेकिंग लेनी होती है कि भाई ऐसा कैसे हो गया इस कंपनी के ऊपर कि बिजली के चोरी का नोटिस आया। कोई ना कोई तो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा था, उसको अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी पड़ेगी। फ्यूचर के लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रिंसिपल सेट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो भाई लोगों ने क्या किया, केस स्टडी में सिंपल लिखा कि इथिकल इश्यूज जो हैं वो ये हो सकते हैं गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब कंपनी आई तभी हमने डेवलपमेंट किया, ये सब वो सब, जो केस स्टडी का इंफॉर्मेशन भी नहीं है, वो कंपनी के हिसाब से आपको बताना। तो ऐसी केस स्टडी फंस सकती है। इसलिए पेन से मार्क कर लो जहां पर भी आपको कोई भी इशू दिख जाए, हर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड को अंडरलाइन करेंगे आप, ठीक है? फिर आपका आंसर बेटर बनेगा। तो ये क्वेश्चन उन्होंने कर लिया। और ये काम कितने मिनट में करना है आपको? देखिए मेरी बात समझिएगा, केस स्टडी ऐसी हो ही नहीं सकती कि आपको ना आए, ये आप मानते हैं? लिख तो लेंगे कुछ ना कुछ। 3.5 पेज लिखना है, तो हमने क्या किया, हमने चौथे पेज में यहां पर पहले ही क्या किया, ऐसे स्ट्राइक आउट कर दिया कि इसके बाद का स्पेस हम नहीं वेस्ट करेंगे, मतलब नहीं लिखेंगे हम। 3.5 पेज लिखने हैं हमको। ईमानदारी से 3.5 पेज नहीं लिखने, क्योंकि स्टेक होल्डर और इथिकल इश्यूज अगर हम लिख रहे हैं तो हम स्पेस खा रहे हैं, लिख कुछ नहीं रहे हैं, ठीक है? तो हमें लिखने इफेक्टिवली 3 पेज। 3 पेज जब आप लिखते हो तो आप 11 या 11.5 मिनट में जीएस का नोन आंसर जो आपको आता है, आप 3 पेज पैक कर देते हो। अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल सिविल सर्विस रिफॉर्म्स जरूरी बहुत ज्यादा है क्योंकि प्रॉब्लम चल रही है, आप क्या सजेस्ट करते हैं, GS2 का क्वेश्चन बन जाएगा, आप लिख भी दोगे, 11 मिनट में आराम से लिख दोगे। ऐसे ही समझो कि 11 मिनट के अंदर आप केस स्टडी पैक कर सकते हैं, इफ यू नो एंड द थिंग विद केस स्टडी दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू नो, right? The only thing that will differ from your other competitors are the value that you test। वो जो लैंग्वेज आप लिखते हो, वर्ड आप उतने ही लिखोगे, लैंग्वेज कितना यूज करोगे वो डिपेंड करता है। तो बेसिकली 11:30 से 12 मिनट के अंदर हमें केस स्टडी पैक करनी है। अगर हम 12 मिनट पैक कर रहे हैं तो हमारे पास 2 से 2.5 मिनट किस चीज का है, केस स्टडी को आराम से पढ़ने का। तो केस स्टडी को एक बार 2 मिनट में आप बहुत आराम से पढ़ सकते हो। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, आपने देखा है, आपने अभी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पढ़े हैं, उतने ही वर्ड यूज होते हैं, और 2 मिनट बहुत ज्यादा होता है। 2 मिनट आपने केस स्टडी को पढ़ा, 30 सेकंड के अंदर वापस से क्या किया, स्कैन थ्रू किया, उसके बाद आप आ गए आंसर्स लिखने पे, ठीक है? तो ये सब कुछ मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ताकि आप एकदम कट टू कट रहे। 2.5 मिनट में पढ़ना है, 12:30 मिनट में पैक करना है, 15 मिनट अगर केस स्टडी पैक हो रही है, 90 मिनट मिल रहे हैं सेक्शन ए के लिए। और 90 मिनट अगर आपने सेक्शन ए के लिए बचा लिए, तो फिर आप याद रखिएगा, ना तो आपकी राइटिंग कॉम्प्रोमाइज होगी, ना तो आपका कंटेंट कॉम्प्रोमाइज होगा। और लास्ट अगर आंसर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो अच्छी बात क्या कि बाकी आंसर्स बहुत अच्छा आपने लिख रखा है, ठीक है? तो 2 इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। सेक्शन ए में नंबर नहीं मिलते हैं
या मिलते हैं ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन कटते ज्यादा है। कटेंगे वहां। केस स्टडीज लगभग सब लोग बराबर लिख सकते हो। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल राइटर हो, आपको बहुत सारी पोइट्री आती है, बहुत सारे कोट्स आते हैं, तो यू कैन गेन एटलीस्ट 1 मार्क एक्स्ट्रा इन एवरी केस स्टडी, दैट इज 6 मार्क्स। सेक्शन नहीं अगर अच्छा ही लिखा ना, तो वो रेंज क्या है, 90 to 141। रेंज 90 to 141 सेक्शन ए की वजह से है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये हमारा बेसिक फ्रेमवर्क हो गया। लेट्स कम टू इंट्रोडक्शन। भाई इंट्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब यार ऐसे में क्या होता है कि यार एक बार हम लोग देख लेंगे सारे के सारे इंट्रोडक्शन। बेसिकली क्यों देख रहे हैं हम लोग, ताकि किसी न किसी केस स्टडी में फिट बैठ जाएगा। और मैंने उसके साथ साथ आपको क्या दिए, एग्जांपल भी दे दिए कि भाई, और इसकी पीपीटीज आपको शेयर हो जाएंगी। मुझे लगता है आप लोग को 2-3 चीजें मिली हैं। एक, सारे के सारे इथिकल इश्यूज जो पॉसिबल है उनकी लिस्ट मिली है। कितने इथिकल इश्यूज, 30-40? डायलेमास नहीं, इश्यूज। इश्यूज मेंशन होंगे, डायलेमा मेंशन होंगे। अच्छा, इश्यूज की नंबरिंग नहीं की गई है, तो इश्यूज भी लगभग मुझे लग रहा है अगर हर फ्रेमवर्क के अंदर 5-5, 7-7 इश्यूज लिखे होंगे तो 40 के आसपास इश्यूज होंगे। 40 इश्यूज मैंने आपको दिए हैं। उसके बाद मैंने आपको 25 शायद डायलेमास दिए हैं। ठीक है, इथिकल डायलेमास कहां कहां पे हैं, कैसे कैसे हैं, और वो भी मैंने कोशिश की है कि उसको मतलब एक फॉर्मेट में दूं आपको, ताकि आप याद कर सकें। इन डायलेमास को आपको रटना है। क्या हुआ, पानी, हैंड आउट है ना? ठीक। हाँ जी, तो बेसिकली क्या है, इस आपको ये सेटअप रखना है। कर लेंगे? देखो यार, मैं बता रहा हूं अपने साइड से मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आपको भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी थोड़ी सी। आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, इन चीज को रट के मैं आपको दे सकता हूं, आप रटिए। कट टू कट रहिए, बता रहा हूं। अगर इतना भी रट के आप लिख देंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके ऊपर कोई नहीं लिख पाता। ये तो बहुत ज्यादा दे रहा हूं मैं आपको, इतना कर लो। चलिए, द फर्स्ट इज प्रॉब्लम सोल्यूशन फ्रेमिंग। अब इसमें देखो, दिस केस रिप्रेजेंट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड कमर्शियल प्रेशर। अब ऐसे क्या होता है कि यार, आप जो मेन प्रॉब्लम है केस स्टडीज की ना, उसी को मेंशन कर देते हो। ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से समरी है ना। जब आप समरी बोलते हो, समरी फ्रेमवर्क में आप आ जाएगा, जिसके अंदर आप सिंपल क्या मेंशन कर दोगे, यू विल मेंशन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू वैल्यूज। For example, you are a very honest officer, but what you have to do? You may have to sign a file which is not very, मतलब लीगली नॉट वेरी करेक्ट। सो बेसिकली प्रोफेशनल इंटीग्रिटी वर्सेस प्रेशर। कौन सा प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर्स या फिर प्रोफेशनल इंटीग्रिटी? अब देखो, पॉलिटिकल प्रेशर गलत नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा। पॉलिटिशियंस आर, they are voted to the power from people, so they have a basic responsibility to fulfill people's demand। आप पॉलिटिशियन को हमेशा गलत नहीं बोल सकते। जब पॉलिटिशियन, अभी एक बहुत बड़ा केस हुआ, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता आप कितना देख रहे हैं, बट 2-3 दिन पहले की बात है, गोवा में उनके जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो हॉस्पिटल में गए। उन्होंने बहुत गंदे तरीके से किससे बात की, सीएमओ से बात की, चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा क्या होता है, हेल्थ ऑफिसर होता है। ठीक है, उनसे बात करने के बाद ये मामला सीएम तक पहुंचा। सीएम ने बोला ठीक है, सारी बात अच्छी है कि प्रोएक्टिव मिनिस्ट्री है, ऐसा है वैसा है, जरूरी भी है, बट इन रियलिटी प्रॉब्लम ऐसे केस स्टडीज में क्या क्रिएट होती है कि आप अगर पब्लिक में इस तरीके से ऑफिसर्स को डांटेंगे तो लोग भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, लोग भी उनको ह्यूमिलिएट करेंगे, लोग भी उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनके खुद के एम्प्लॉय, उनके खुद के सबऑर्डिनेट उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनका मजाक उड़ाया जाएगा। ये सारे इश्यूज अराइज होते हैं। इसीलिए क्या होता है, ऑफिसर्स पे जब प्रोसीडिंग होती है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करनी चाहिए। कहां पर, क्लोज्ड गेट के अंदर। उनको जो पनिशमेंट है वो कहां नहीं होनी चाहिए, पब्लिक। जब तक कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, सस्पेंशन वगैरह के जो ऑर्डर्स वगैरह होते हैं वो पर्सनली कहां रखे जाएं, ऑफिस के अंदर। अदरवाइज पीपल विल नॉट ट्रस्ट द ऑफिसर। दैट ऑफिसर इज अगेन गोइंग टू बी ऑन फील्ड। आर यू गोइंग टू लिसन टू अ ऑफिसर जिसके ऊपर इतने सारे करप्शन के केसेस वगैरह हैं, या फिर उनके ऊपर इंक्वायरी बट नहीं सुनेंगे आप? समझ रहे हैं? तो ये सारी बातें होती हैं। तो ऐसे केस के अंदर आप सिंपल लिख सकते हैं कि भाई यहां पर ये चीज और इस चीज से कंपीट कर रही है, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो द फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन फ्रेमवर्क। ये इजी है। बहुत सारी केस, यहां पे इफ एंड बट आपको क्या लगाना, देखो इफ एंड बट लगाना है आपको। क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे क्या नहीं पूछा है, स्टेक होल्डर्स नहीं पूछे गए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आपको अपने केस स्टडीज में डाइवर्सिटी लाने के लिए यू कैन मेंशन स्टेक होल्डर फोकस्ड इंट्रोडक्शन। एग्जांपल, द डिसीजन इन दिस केस डायरेक्ट, कौन कौन स्टेक होल्डर है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से केस स्टडी जो आप सभी को पता होगा वो है जोशीमठ की सिंकिंग। जोशीमठ आज के 2 साल पहले न्यूज में आया था ना कि सिंक कर रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रोड जो बिल्ट हो रही है और वहां पे जो अर्बनाइजेशन हो गया है, राइट। तो जोशीमठ जो है वो सिंक कर रहा है। ऐसी केस स्टडीज में व्हाट यू कैन डू इज दैट कि आप मेंशन कर सकते हो कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इंपैक्ट होने वाले हैं। देखिए, द डिसीजन इन दिस केस डायरेक्टली अफेक्ट्स नॉट जस्ट द रिसर्च टीम बट ऑल्सो द पेशेंट्स, रेगुलेटरी बॉडीज। तो ऐसे केस में क्या है,
ये क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया गया है उसके लिए एक एग्जांपल लिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक श्रीधरन करके एक वो है मेडिकल प्रोफेशनल है, उनको ये बोला जा रहा है कि आप बहुत जल्दी जल्दी रिसर्च करिए। जब हम आएंगे तो देखेंगे केस स्टडी को इंप्लीमेंट करेंगे ऐसे। बट यहां पर क्या है कि जैसे जोशीमढ़ी केस स्टडी है तो आप बोल सकते हो दिस केस स्टडी डज नॉट ओनली इंपैक्ट द इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट बट ऑल्सो लीड्स टू अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द पीपल लिविंग इन द एरिया बिकॉज दे हैव टू शिफ्ट टू सम अदर प्लेस। तो ऐसे कर सकते हो कि आप भाई स्टेक होल्डर पे क्या इंपैक्ट होने वाला है। कब करेंगे ऐसे? जब वो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे क्या नहीं पूछा है, स्टेक होल्डर। अगर क्वेश्चन में स्टेक होल्डर पूछा है तो उसको ऊपर लिख रहे हैं नीचे लिख रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा? डबलिंग ऑफ एफर्ट होगा, नंबर नहीं मिलेंगे। इसीलिए क्या करना है हमें, ये देखना है कि अगर पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द इथिकल इश्यूज इन्वॉल्वड या व्हाट आर द इथिकल डायलेमास इन्वॉल्वड, तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि स्टेक होल्डर्स के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट है। ठीक है, चलिए। देन वैल्यू बेस्ड फ्रेमिंग, ये अच्छी है, बहुत बढ़िया होती है इसकी, ये तरीका अच्छा होता है। देखिए, दिस सिनेरियो पुट्स कोर वैल्यूज लाइक इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कंपैशन टू द टेस्ट, स्पेशली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रॉफिट एंड अर्जेंसी। मतलब लेट्स, ये केस स्टडी कहीं मतलब वैल्यू बेस्ड अप्रोच इज नथिंग बट वर्च्यूज। आपको वो चीजें मेंशन करनी है केस स्टडी के अंदर, वो सारे वर्च्यूज मेंशन करने हैं जो वर्च्यूज क्या हो रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे द अबव केस स्टडीज, ऐसे बोल सकते हो, द अबव केस स्टडीज पुट द सिनेरियो वेयर द वैल्यूज ऑफ कंपैशन एंड डेडिकेशन टुवर्ड ड्यूटी इज मतलब कॉम्प्रोमाइज्ड विज़ इंश्योरिंग प्रॉफिट एंड पर्सनल वेलबींग। तो आप सीधा उन वर्च्यूज के बारे में मेंशन कर सकते हैं जो वर्च्यूज क्या हो रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। ठीक है, फिर आता है आपका सिंपल कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनल एथिकल प्रिंसिपल से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई केस स्टडी है जहां पर क्या हो रहा है, जहां पे किसी का मतलब लेट्स से किसी को अरेस्ट कर लिया गया है विदाउट हैविंग फैक्ट्स, विदाउट मतलब ड्यू प्रोसेस, तो आप बोल सकते हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 24 इसके अगेंस्ट है, जो कि एक फंडामेंटल आर्टिकल है किसी भी इंडिविजुअल को राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी का। ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि अगर केस स्टडी ऐसी है जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को डायरेक्टली क्या कर रही है, वायलेट कर रही है। सो बहुत सिंपल तरीका है क्या, क्योंकि तो केस स्टडीज के इंट्रोडक्शन के ऊपर क्या नहीं होने वाला, आपको आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, बट आपकी पॉजिटिव मार्किंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसका मूड बन सकता है कि यार बढ़िया लिखा है इसमें। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है कि हमें केस स्टडीज के इंट्रोडक्शन बहुत बड़े नहीं लिखने। तो हमारे माइंड में अगर फ्रेमवर्क रहेगा ना कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ये वर्च्यूज जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, मैं उस वर्च्यूज स्टार्ट कर देता हूं। यहां पर ये स्टेक होल्डर है, उनके ऊपर इंपैक्ट है, मैं उससे स्टार्ट कर देता हूं। यहां पर ये आर्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, मैं उससे स्टार्ट कर देता हूं। सो द इथिकल डायलेमा हियर इन्वॉल्व्स अबाउट बैलेंसिंग आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद द राइट टू हेल्थ एंड इन्फॉर्म कंसेंट। ठीक है, दोनों मतलब दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, दोनों के बीच में एक को चूज करना है, वो भी मेंशन कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा ध्यान से। आइए, अब यहां पर क्या है कि लेट्स से कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई पोस्ट दे दी गई है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई पोस्ट दे दी गई है और उस पोस्ट के साथ आपसे एक्सपेक्टेशन है कि कुछ कुछ चीजें आप इंप्लीमेंट करेंगे। समझ रहे हैं कि कुछ चीजें आप लाइफ में करेंगे ही करेंगे बिकॉज आपकी पोस्ट ऐसी है। लेट्स से आपको डीएम बना दिया गया और आपको एक प्रभार दिया गया, मतलब एडिशनल चार्ज दिया गया कि आप राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट बहुत पीछे, उसके ऊपर वर्क करेंगे। तो ऐसे केस में आप क्या कह सकते हैं कि एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप जो भी नाम वहां मेंशन होगा, मस्ट एक्ट इन अ मैनर वेयर ही इज इंश्योरिंग आर्टिकल 21A फॉर द पीपल एंड इंश्योरिंग दैट दी जो डेटा ड्रिवन आपका जो अगला वो होगा उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंप्रूव कर जाए। तो इस तरीके से भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस केस के अंदर इंक्लूसिविटी दिखाना, ऐसी कोई पॉलिसी दिखाना जिससे एजुकेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो इंप्रूव हो। तो आप अपने रोल को डिस्क्राइब कर सकते हो कि क्या रोल आपके हैं। चलिए, ये इजी होता है। रियल वर्ल्ड पैरेलल एनालॉजी, बहुत सारी केस स्टडीज क्यों पूछी जाती हैं, क्योंकि वैसा कुछ करंट अफेयर्स में हुआ होता है। इसको कंटेक्चुअल केस स्टडीज भी बोलते हैं। ठीक है, वो केस स्टडी पूछी इसलिए गई है क्योंकि न्यूज़पेपर में या कहीं और पे कुछ ना कुछ हुआ है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई ऐसी मूवी आई है जिसके अंदर बहुत सारे कम्युनल, जिसकी वजह से बहुत सारे कम्युनल टेंशन हुए, तो उस केस स्टडी को क्या कर सकते हो आप, उस केस स्टडी को आप स्टार्ट कर सकते हो कि अगर इन रियलिटी अगर वैसा हुआ है तो, कि भाई कश्मीर फाइल जैसी मूवी आई थी, इसकी वजह से बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, इसके अलावा बहुत सारी मूवीज ऐसी आती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको रियल लाइफ में जो चीजें उसे कनेक्ट कर सकते हो। बहुत दिन पहले, मैं बहुत एग्जांपल लेता हूं आपको क्लियरली समझाने के लिए, कि बहुत दिन पहले जब ऑस्ट्रेलिया का टूर था तो विराट कोहली ने पैटर्निटी लीव ली थी। ठीक है, तो पैटर्निटी लीव अगर कोई इंसान ले रहा है, अगर केस स्टडी बिना नाम के आई है, तो आप सीधा क्या बोल सकते हो, द अबव केस स्टडी हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद विराट कोहली टेकिंग पैटर्निटी लीव।
तो इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हो, करंट की एनालॉजी से जोड़कर कि कंटेक्स्ट क्या है इस केस स्टडी का। वो नाम चेंज करके हर बार एक ना दो केस स्टडी ऐसी आती है कि वो नाम चेंज कर देते हैं, बट वो केस स्टडी करंट अफेयर्स में आपको एज अ न्यूज आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होती है। तो वो ये वाली है, रियल वर्ल्ड पैरेलल एग्जिस्ट करते हैं। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, तो अबव केस स्टडी शोकेसेस द इशू दैट वी हैव सीन इन द, ठीक है, जो भी इंसिडेंट हुआ हो कर लेंगे। फिर आता है आपका, ये थोड़ा सा टफ है भाई, क्वेश्चन ड्रिवन ओपनिंग। आप इंट्रोडक्शन कैसे कर रहे हो? आप इंट्रोडक्शन ऐसे कर रहे हो कि भाई दो वैल्यूज आपस में कंपीट कर रही है केस स्टडी के अंदर, और दो वैल्यूज अगर एक वैल्यू आप अडेयर कर रहे हो उसकी वजह से अगर मान के चलिए बहुत बड़ा लॉस है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अपने आप से, एग्जामिनर से, अपने इंट्रोडक्शन में ही पूछ लीजिए एग्जामिनर से, शुड इथिकल बाउंड्रीज बी स्ट्रेस्ड इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। मतलब आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है कि रूल अलाउ नहीं करता, रूल अलाउ नहीं करता, बट अगर आप रूल को सुनेंगे तो ह्यूमन लॉस हो रहा है। तो आप क्वेश्चन पूछिए, देयर आर चांसेस दैट रूल इज नॉट सफिशिएंट, सो इन दोस केसेस शुड वी गो बियॉन्ड द रूल। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शुड इथिकल बाउंड्रीज बी स्ट्रेस्ड इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस और इज इंटीग्रिटी नॉन नेगोशिएबल। क्या रूल जो है वो नॉन नेगोशिएबल है? क्या हम रूल के बाहर निकल के डिसीजन नहीं ले सकते? तो इस तरीके क्वेश्चन पूछ के भी अपनी केस स्टडी को स्टार्ट कर सकते हो। यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन दैट भाई दो वैल्यूज हैं, क्या इतना इंपॉर्टेंट पहला वैल्यू है? और अगर नहीं है तो क्या दूसरा वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट है? उसके मतलब ये एक अच्छा तरीका होगा, नया तरीका है इंट्रोड्यूस करने का, नंबर मिलेंगे, उसको समझ में आ जाएगा कि आपने केस स्टडी को बहुत अच्छा समझ लिया है। ठीक है, और नहीं है ना, बस इसे ज्यादा मत करना। सो फर्स्ट हमने देखा समरी बेस्ड, हमने अभी देखा क्वेश्चन बेस्ड, हमने देखा कंटेक्स्ट बेस्ड मतलब करंट अफेयर्स बेस्ड, फिर हमने देखा कि आप स्टेक होल्डर्स अप्रोच भी अपना रहे हो कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, मतलब किन के ऊपर इंपैक्ट बनेगा। फिर आप एक तरीका अपना रहे हो कौन सी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो वैल्यूज जो कॉम्प्रोमाइज उनको कर रहे हो, तो ये डिफरेंट वेज है, इसके थ्रू आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये आप सिंपल रखना, रैंक 1 भी आ सकती है ऐसा ही करने पे। आपने देखा होगा 141 मार्क्स आए उनके, उनकी कॉपीज देखी होगी, ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन उनका नहीं है कि जो आउट ऑफ द बॉक्स है। और रही बात रिपीटिशन की, तो आप ये कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7 की जो केस स्टडी में जो आपने अपनाया था वो क्वेश्चन नंबर 9 या 10 में अपना लेना वापस से। इतना भी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि आप क्या करने लगो, आप मतलब इनोवेशन में बैठ के सोच ही रहे हो 2 मिनट तक क्या इंट्रोड्यूस कर दूं मैं, नहीं, इतना नहीं सोचना। अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज अगर आप रट लोगे तो फिट हो जाएगी, अगर ये चीज रटने के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं यार ये तो मैंने पिछला लिखा था फिर से वही आ रहा है, लिख देना, लिख देना, कोई दिक्कत, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, बट हाँ अगर डाइवर्सिटी मेंटेन कर पा रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन टाइम, उससे तो बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं अप्रोचेस के ऊपर। हमने इंट्रोडक्शन करना सीख लिया, अब हम कुछ कुछ चीजें एक बार मेंशन कर लेते हैं फटाफट अपने लिए। अब केस स्टडीज होती कैसी हैं? तो पहले तो इंट्रोडक्शन आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपने इंट्रोडक्शन कर दिया। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मेजरली, मैं हमेशा नहीं कह रहा हूं, कभी कभी ये पार्ट बाद में पूछते हैं वो लोग, बट मेजरली क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट रहेगा व्हाट आर द इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, व्हाट आर द इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस स्टडी, है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होगा। मतलब एक मैं आपको सिंक बता रहा हूं, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन का फ्लो बनता है। द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट ethical issues involved in the case study. There are not only ethical issues, sometimes they ask also about the administrative issues. What are the administrative issues involved in the case study? दोनों अलग हो सकती है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज क्या होती है? हायरार्की ना मानना, हायरार्की को नाम मानना क्या है? वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है। ऑर्डर्स को नहीं इंप्लीमेंट करना, या ऑर्डर्स के लिए हां बोल देना, ग्राउंड पे कुछ और करना, या फिर रूल बेस्ड ना होना, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। इथिकल इश्यूज अलग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग होते हैं। तो ये दो टाइप का पूछ सकता है आपसे। ऐसे केस में मैंने आपको बताया है कैसे लिखना है। तो भाई अगर मान के चलिए कि आपको अगर अपने आंसर्स में डाइवर्सिटी चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन गो फॉर अ टैबुलर फॉर्मेट वेयर इन दिस साइड यू आर मेंशनिंग द स्टेक होल्डर्स एंड दिस साइड यू आर मेंशनिंग इथिकल इश्यूज और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। एक और इश्यूज होती हैं, वो होती हैं एटीट्यूडनल इश्यूज, कि एटीट्यूड के अंदर प्रॉब्लम है, कि एटीट्यूडनल इश्यूज समझ रहे हैं?
कि भाई आपका जो एटीट्यूड है पॉलिटिक्स को लेके वो नेगेटिव है, तो आप वोट क्यों करेंगे? आपका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव नेचर का है, तो भाई आप क्यों जाएंगे वोट करने? तो पॉलिटिकल एटीट्यूड है ही नहीं, इकोनॉमिक एटीट्यूड नहीं है आपका, तो आप इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस नहीं दिखाएंगे। यू आर नॉट गोइंग टू बी फ्रूगल, यू आर नॉट गोइंग टू बी ऑफ अ सेविंग नेचर। समझ रहे हैं? तो वो एटीट्यूडनल इश्यूज भी होते हैं, राइट? तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज वो पूछ सकते हैं आपसे, इथिकल इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज या फिर एटीट्यूडनल इश्यूज। कोई दिक्कत? अब भाई हमने ऐसे मेंशन कर दिया कि भाई हमारे इश्यूज क्या हैं। ऐसे केस के अंदर आपको लेट्स से कि अगर आपको मेंशन करना है तो यू कैन आल्सो गो फॉर, इस तरीके से लिखिएगा, ज्यादा बेटर होगा। यहां पे कोई एक स्टेक होल्डर लिख दिया आपने, स्टेक होल्डर मेजर लेट्स से स्मार्ट वर्क लैब्स लिख दिया, और इसके इथिकल इश्यूज क्या है, तो आपने क्या लिखा, 1 2 3, आपने इतने इश्यूज लिख दिए, राइट? तो अब इसमें क्या होता है कि भाई मैंने पिछली बार भी आपसे बोला था कि फर्स्ट रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली। अगर क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट हैं तो यू कैन नॉट मेंशन मोर देन 3 स्टेक होल्डर्स एंड नॉट मोर देन 5 या 7 इथिकल इश्यूज। सो बी स्मार्ट ऑन दैट कि क्वेश्चन के अगर 4 पार्ट हैं तो भाई आप इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते। ये पूछा है तो उसके नंबर हैं, बट इतने भी नहीं नंबर मिलने वाले इसको अच्छा लिखने का। सबका डिजाइड एक, सब में फुल मार्क्स उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि इस वाले पार्ट में 5 में 3 ही देना है, उतना ही लिखो। 3 स्टेक होल्डर लिखा, 4 स्टेक होल्डर, उसका क्या लिख दिया, कोई इशू लिख दिया। अब हम आगे बढ़ गए, तो ये हमने क्या देखा कि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा कि दे आर आस्किंग अबाउट इथिकल इश्यूज। आल्सो समटाइम्स व्हाट दे डू इज दैट दे डोंट आस्क इथिकल इश्यूज, व्हाट दे डू इज दैट दे आस्क इथिकल डायलेमास। जैसे ही बात डायलेमास की आती है, यहां पर क्या होता है, यहां पे हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। डायलेमास के अंदर चीजें ऐसी हैं कि याद रखना कि भाई जितने भी इथिकल डायलेमास हैं, जितने भी इथिकल डायलेमास एग्जिस्ट करते हैं, ऑल ऑफ देम कैन बी ethical issues. Ethical dilemmas can be ethical issues, but dilemmas, because dilemmas always exist between two problems, ethical issues cannot be ethical dilemma. Ethical issues ethical dilemma नहीं हो सकते, but ethical dilemma ethical issues हो सकते हैं। तो आपको जो पार्ट यहां पर भी डायरेक्टली याद आ रहा है उसको आप ऊपर के पार्ट में लिख सकते हो, बट ऊपर के पार्ट में क्या है, जब तक वो दो चीजों के बीच में कंपीट नहीं कर रहा है तब तक आप नहीं लिखेंगे। सो बेसिकली डायलेमा इज बिटवीन टू, basically first 2 rights, 2 wrongs, and if there exists a dilemma between 1 right and 1 wrong, आपको पता है काम क्या है। तो जब तक आपके कंटेंट नहीं बन रहे हैं तब तक आप बस राइट एंड रॉन्ग के डायलेमा ही अपने आंसर में लिखेंगे। बट कभी कभी होता क्या है, हमारा दिमाग नहीं चलता, तो आप कभी कभी वहां पे एग्जाम में भरने के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फिलिंग द पेज यू कैन ऑल्सो राइट रॉन्ग वर्सेस राइट। बट कब, एक्सट्रीम सिनेरियो के अंदर, क्वेश्चन का डायरेक्टली पार्ट है ये, तो डायरेक्टली पार्ट है तो आपको कम से कम 3 पॉइंट तो लिखना पड़ेगा। ऐसे केस के अंदर व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन गो फॉर राइट वर्सेस रॉन्ग, बट ओनली व्हेन यू डोंट हैव कंटेंट, बट अदरवाइज फिर इनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं बोल रहा हूं प्रोफेशनल कंपिटेंसीज वर्सेस लेट्स से पर्सनल, जैसे पर्सनल इंटरेस्ट, कि भाई आपका पर्सनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको फुलफिल करेंगे तो आपकी प्रोफेशनल कंपिटेंसीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठेंगे। तो ऐसे कोई केस स्टडी में, ऐसे डायलेमास के अंदर हमने एक्सप्लेन किया हाउ इट इज हैपनिंग। आप ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे, यू आर ओनली गोइंग टू राइट, लेट्स से कि अगर हमारा एक्सप्रेशन कितना बड़ा है, कोई भी मैं एग्जांपल लेता हूं कि adhering to principles of professionalism will hamper the progress of my child education। छोटा, ठीक है। और अगर मान लो आपने चाइल्ड एजुकेशन चूज किया है तो फ्यूचर ऑफ माई चाइल्ड, मतलब एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट आई एम गोइंग फॉर फ्यूचर ऑफ माई चाइल्ड विल इंपैक्ट माई प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। समझ रहे हैं? तो भाई छोटा एक्सप्लेनेशन करना है, कितनी लाइन का, 1 या 2 लाइन का, इससे बड़ा नहीं। 1 या 2 लाइन का आपने एक्सप्लेन कर दिया। कब एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, जब क्वेश्चन का डायरेक्टली पार्ट है। जबरदस्ती पेज भरने के लिए अगर आप इथिकल इश्यूज और डायलेमा लिख रहे हैं ना, तो इसको एक्सप्लेन मत करिएगा। क्यों? फिर वो क्वेश्चन, उसके नंबर नहीं मिलने वाले आपको। आप ऑलरेडी एक इनोवेशन करके उसको मेंशन कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो 1 से 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आता है अगला पार्ट। अगला पार्ट हमने डिस्कस किया हुआ था भाई। अगले पार्ट के अंदर वो क्या करते हैं, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। एक वो क्वेश्चन पूछते हैं जहां पे वो बोलेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। जब वो क्वेश्चंस ऑप्शंस अवेलेबल के बारे में पूछेंगे तो वो 2 तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। एक वो पूछेंगे थर्ड पार्ट में, व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, आप बताओगे ऑप्शंस अवेलेबल। फिर वो क्या करते हैं, फोर्थ में पूछते हैं कि भाई ऑप्शंस अगर अवेलेबल है तो इवैल्यूएट दोज ऑप्शंस, इवैल्यूएट दोज ऑप्शंस एंड क्या बताना है, एंड चूज।
ठीक है, इवैल्यूएट दोज ऑप्शंस एंड चूज द ऑप्शंस एंड एक्सप्लेन व्हाई। तो ये क्वेश्चन का क्या होता है, फॉर्मेट होता है। बट कभी कभी वो क्या करते हैं कि व्हाट दे डू इज दैट आफ्टर एथिकल डायलेमास व्हाट दे डू दैट दे डोंट आस्क ऑप्शंस, दे आस्क कोर्स ऑफ एक्शन। ये डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल, और फिर करते हैं कि भाई व्हाई आर यू टेकिंग, जस्टिफाई करो, आप जस्टिफाई करो कि ये कोर्स ऑफ एक्शन क्यों ले रहे हो। अब यहां पर आपको प्रूव करने के लिए क्या बताना है, इथिकल प्रीमाइसेस। वो इथिकल प्रीमाइसेस जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं, लास्ट के 2 लेक्चर्स के अंदर, वो बताना कि भाई इथिकल प्रीमाइसेस क्या है हमारे, समझ रहे हैं आप। तो इथिकल प्रीमाइसेस हमें बताने पड़ेंगे कि भाई हाँ ये इथिकल प्रीमाइसेस जो जस्टिफाई करते हैं। अब आते हैं केस स्टडीज को, और मतलब किस तरीके से हम केस स्टडीज में मतलब बाकी चीजें क्या लिखनी है। भाई ऑप्शंस कितने लिखने हैं, एक क्वेश्चन बनता है कि ऑप्शंस कितने लिखने हैं। मिनिमम ऑप्शंस कितने लिखेंगे आप, 2। मैक्सिमम ऑप्शन कितने लिखेंगे आप, 3। मिनिमम 2, मैक्सिमम 3। क्यों, क्योंकि यूपीएससी पिछले 3-4 सालों में केस स्टडीज में भी 3-4 पार्ट पूछ रही है, तो आपके पास इतना ज्यादा स्पेस नहीं है क्या लिखने का, ऑप्शंस को लिखने का। तो 3 ऑप्शंस लिखिए और तीनों ऑप्शंस एक पेज में आ जाने चाहिए। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर एक पेज में तीनों ऑप्शंस नहीं आ रहे प्रॉब्लम होगी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पेज तो पूरा हिंदी और इंग्लिश लिखकर वो खा जाएंगे, सेकंड पेज में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे और क्या लिखोगे, इथिकल इश्यूज। थर्ड पेज में आप कहां पहुंच गए, थर्ड पेज में आप पहुंच गए ऑप्शंस अवेलेबल पे। ऑप्शंस अवेलेबल के बाद आपको क्या क्या लिखना है, यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर, बिफोर कंक्लूडिंग योर आंसर यू हैव टू इवैल्यूएट द ऑप्शंस। मतलब क्यों लिया, मतलब जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन 2 पैराग्राफ का आ जाएगा। अगर 2 पैराग्राफ जस्टिफिकेशन तो आप समझ रहे हो, आप पेज क्रॉस करने लगे हो। तो बी हैव दिस इन माइंड कि भाई अगर आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, थोड़ी बड़ी है, तो मे बी वो नेक्स्ट पेज पे आ जाए, बट अगर छोटी है तो फिनिश ऑल 3 ऑप्शंस इन अ सिंगल वो। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, ध्यान से समझना प्लीज। यहां प्रॉब्लम आती है कि भाई जो चीजें यहां पर नेगेटिव होती हैं वो दूसरे में पॉजिटिव होती हैं, भाई तभी तो वो ऑप्शंस हैं। डरना क्यों है, आप ये कैसे समझ रहे हो कि आप नए नए ऑप्शन बना दोगे। अगर इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं तो फिर तो यार मतलब फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ऑप्शंस नहीं है आपके पास, इसीलिए चूजिंग वन ऑप्शन विल लीड टू अ डिमेरिट इन अदर ऑप्शन, राइट। सो यू कैन क्रिस कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज चेंज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिख दिया कि भाई इस ऑप्शन को ऑप्ट करने के लिए क्या होगा, नेगेटिव ये होगा कि क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस होगा, ठीक है, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस होगा। नेक्स्ट में उसी को अलग लैंग्वेज में लिखना, गिल्ट होगा, गिल्ट होगा, विल ब्रिंग गिल्ट। क्या दिक्कत है, यू चेंज द वर्ड, इंग्लिश ही तो है, समझ रहे हैं आप। तो लेकिन कभी ये मत सोचना ये बैठ गए सोचने के लिए कि मैं नया पॉइंट बनाऊंगा, कुछ नया नहीं होता। जो मैंने हैंड आउट दिए आपको, जो मैंने क्लास में डिस्कस किया आपके साथ, वही है आपके पॉइंट्स, उतनों को यूज करो, उतने में आएंगे नंबर, अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया भाई, हमने इसको इवैल्यूएट किया। अब इवैल्यूएट जब हम कर रहे हैं, हम जब ऑप्शंस ले रहे हैं तो वी आर टेकिंग 2 to 3 ऑप्शंस। जब ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हर ऑप्शन के अंदर मैक्सिमम 2 मतलब मिनिमम 2 पॉइंट लिखेंगे। कभी कभी किसी किसी ऑप्शन का कोई डिसएडवांटेज नहीं होता, तभी तो वो चूज करने वाले हो आप। बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जहां पे कोई ना कोई डिसएडवांटेज नहीं होता। केस स्टडी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डरना मत, नहीं है डिसएडवांटेज मत लिखना, और अगर एक है तो वही एक लिखना। तो ऐसा कोई क्या बोलते हैं उसे, कौन सा फास्ट रूल होता है, हाँ वही जो भी हार्ड एंड फास्ट, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं मुझे तीन डिसएडवांटेज 3 एडवांटेज लिखना है। भाई जो ऑप्शन आप चूज करने वाले हो उसमें एडवांटेज ज्यादा होने वाले हैं, राइट। सो देयर आर चांसेस दैट, बट अगर आप मिनिमम की बात करें 2 एडवांटेज 2 डिसएडवांटेज, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो प्लीज 3 पे स्टिक करना। क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि आपको नहीं आता, आपको आता है, बट मुद्दा है टाइम, ठीक है। सो 3 एडवांटेजेस 3 डिसएडवांटेजेस, इतना ही करेंगे मैक्सिमम, पेपर भी खाली लगे, साफ लगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो 3 एडवांटेज देगा, 3 2 तरीके से लिखते हैं। एक तरीका क्या होता है लिखने का, जब आपने ऑप्शन लिख दिया, भाई ये मेरा ऑप्शन है। अब इवैल्यूएशन में आपने क्या लिखा, एक तरीके में ऐसे लिखा कि भाई ये है मेरिट, ठीक है, मेरिट 1 2, डिमेरिट 1 2, कोई दिक्कत, ये एक तरीका हो गया। दूसरा क्या है कि दूसरा हमने यहीं पर क्या लिया, हमने यहां पे बनाया क्या, मस्ट टेबल, कि भाई ये बना दिया हमने मेरिट और डीमेरिट, ठीक है, उसमें हमने ऐसे ऐसे मेंशन कर दिया। तो दोनों तरीके सही हैं, दोनों को आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन में ये कर लो, 3 क्वेश्चन में वो कर लो। ऐसे मेरिट डिमेरिट वाले पूरे 6 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 3 या 4 ही आते हैं, तो आप कर सकते हो मिक्स एंड मैच, बेसिक है, कर लेंगे। दोनों तरीका यूज करिए, कोई इश्यू नहीं है।
चलिए अब यहां तक पहुंच गए। हमने क्या किया, अब हम व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आवर केस स्टडी, देन वी ऑलरेडी हैव मेंशन्ड द इथिकल इश्यूज और डायलेमा दैट दे हैव आस्क्ड। हाँ, वो बता दिया हमने, कोर्स ऑफ सॉरी हमने ऑप्शंस अवेलेबल भी बता दिया और ऑप्शंस के हमने क्या कर दिए, इवैल्यूएशन भी कर दिए। यहां पर एक बात और ऐड कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2022 में और 2023 में थोड़ा टेढ़ा हो गया था, 24 में नहीं हुआ, 24 में स्ट्रेट क्वेश्चंस आ गए, बट 22-23 में उन्होंने क्या किया, व्हाट दे हैव डन इज दैट लेट्स से ए बी सी डी करके उनके क्या है, उन्होंने 5 पार्ट पूछने शुरू कर दिए और पार्ट टफ नहीं थे। पार्ट में क्या था पूछा, यहां पे इथिकल इश्यूज, ठीक है, आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, इथिकल इश्यूज। अब यहां बोला है ऑप्शंस, ऑप्शंस, यहां पूछा जस्टिफिकेशन और यहां पूछा है क्या, इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन। क्वेश्चन को उन्होंने फ्लो ब्रेक करने की कोशिश की, क्योंकि आप लोग को डिस्टर्ब करने के लिए। ये क्वेश्चन का तरीका नहीं है, बट बिकॉज दे हैव पावर दे कैन डू एनीथिंग। सो आप लोग तो क्या करे गए, फॉर्मेट बना के गए, दिमाग में लिखने लगे। उन्होंने क्या किया कि चलो आओ लिखो। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा आपको। जब वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन पूछ रहे हैं पार्ट 3 के अंदर, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या बताइए, ऑप्शन ही बताइए। ये नहीं कि आपने मर्ज कर दिया 3 और 5 को, आपने लिख दिया 3 मतलब पार्ट सी और पार्ट डी ई टुगेदर, ये सब नहीं, क्या लिख दिया मैंने यार, पार्ट सी, अरे सी प्लस ई टुगेदर, ये सब मत करना। सी में सी लिखना, डी में डी लिखना, ई में ई लिखना, जहां पूछा है उन्होंने। फ्लो ही तो ब्रेक हो रहा है ना, बट यू आर एड्रेसिंग डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। वो डिमांड यूजलेस हो, डिमांड सेंसलेस हो, आपसे क्या मतलब है, डिमांड एड्रेस करना है आपको। यूपीएससी इज प्लेइंग ट्रिक विथ यू, यू डोंट गेट कंफ्यूज, समझ रहे हैं। तो जब आपसे ऑप्शन पूछा गया, 3 मस्त आपने ऑप्शन दे दिए, ये लो 3 मेरे ऑप्शन है, क्योंकि वो क्वेश्चन का मेन पार्ट है, तो बस इतना नहीं लिखेंगे, रिजाइनिंग पूरा लिखेंगे। और क्योंकि क्वेश्चन का सेपरेट पार्ट पूछा गया है ना, तो पूरी लाइन में लिखेंगे। माय फर्स्ट ऑप्शन वुड बी ये माय सेकंड ऑप्शन वुड बी, बट जब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल एंड इवैल्यूएट द ऑप्शन, एक ही में सीधा लिखेंगे, सीधा, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन को समझना, अगर वो सेपरेट पार्ट करके पूछ रहा है तो शायद उसने डिजिग्नेट किया है क्या, कुछ अमाउंट ऑफ मार्क्स उस पार्ट के लिए, समझते हैं। तो उसको हम क्या देंगे, थोड़ा वर्ड दे देंगे, थोड़ा ग्रामर दे देंगे। बट अगर डायरेक्टली पूछा है कि भाई ऑप्शंस बताओ, इवैल्यूएट करो एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रेट आधे लाइन का ऑप्शन है आपका, इवैल्यूएट कर दिया वहीं साफ साफ। हमेशा एक चीज होती है कि भाई आपके क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट क्या होता है, एक पार्ट होता है ऑप्शंस अवेलेबल और इवैल्यूएशन, और नेक्स्ट पार्ट होता है चूज एन ऑप्शन एंड एक्सप्लेन व्हाई, चूज एन ऑप्शन एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि व्हाट वी हैव डन इज दैट वी आर डन विद इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑप्शन। व्हाट विल वी डू आफ्टर इवैल्यूएशन, अगर क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कौन सा ऑप्शन आप लेंगे, तो लेट्स से कि हमने तीन ऑप्शन की हमने वो बताए, मेरिट डिमेरिट, और जो हम ऑप्शन चूज करने वाले हैं वो हमेशा क्या करना, उसको हमेशा लास्ट वाले को हमेशा वो ऑप्शन रखना जो आप चूज करने वाले, ठीक है। और ये ऑप्शन आप चूज करेंगे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बी ऑप्शन और सी ऑप्शन कंटिन्यूएंस में अच्छे होते हैं, हम दोनों का क्या कर सकते हैं, दोनों का मिक्स यूज कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हो कि थोड़ा पार्ट आपने ऑप्शन बी से उठाया और थोड़ा पार्ट आपने ऑप्शन सी से उठाया, और फिर ये क्योंकि आपने इवैल्यूएट कर दिया, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि आई विल चूज ऑप्शन सी इन द केस स्टडी, ठीक है, आई विल चूज ऑप्शन सी इन द केस स्टडी, या फिर ऑप्शन सी सीम्स मोर अप्रोप्रिएट इन दिस केस स्टडी टू बी चूजन एज एन कोर्स ऑफ एक्शन बिकॉज और एज। अब आप जाओगे एक्सप्रेशन के मामले में, क्यों कर रहे हैं आप, क्यों इस ऑप्शन को चूज कर रहे हैं आप, क्योंकि ये जो कांटियन एथिक्स की फिलॉसफी है उसको फुलफिल कर रहा है, और आपका एज अ रोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। अब आपने अपने ऑप्शन को एक्सप्लेन करते वक्त 2 या 3 इथिकल प्रीमाइसेस दे दिए कि ये इथिकल प्रीमाइसेस हैं जो मुझे बाध्य कर रहे हैं, जो मुझे क्या कर रहे हैं, जो मुझे गाइड कर रहे हैं इस एक्शन पे पहुंचने के लिए। वो इथिकल प्रीमाइसेस क्या क्या हो सकते हैं, हमने डिस्कस किया था, जस्टिस अप्रोच, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, राइट्स अप्रोच, कॉमन गुड, वर्च्यूज, करेज, और सारे की सारे वैल्यूज जो हमने पढ़े, नोलन प्रिंसिपल्स, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, समझ रहे हैं आप। तो ये सारी वैल्यूज के थ्रू, गांधी तालिस्मान, गांधी सर्वोदय, रामराज, ठीक है, ये सारे के सारे जो इथिकल प्रीमाइसेस है उनके थ्रू आप क्या करेंगे, इथिकल प्रीमाइसेस की भी लिस्ट आपको आज ही मिल जाएगी।
नहीं, ऐसे प्रायोरिटी नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट रहेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट रहेगा और इथिकल वैल्यूज हमेशा क्या होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज लगभग 100% ऐसे हैं जो सारे इथिकली राइट हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये रियलिटी है। तो ऐसे केस के अंदर हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज नंबर 1 पे रहेंगे, इथिकल वैल्यूज नंबर 2 पे रखेंगे आप। समझ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पैरामाउंट हैं और फिर इथिकल वैल्यूज कंपैशन, इथिकल वैल्यूज सच एज डेडिकेशन टुवर्ड ड्यूटी, ये सारी चीजें आपकी सेकेंडरी हैं, बट सेकंड आफ्टर, बाकी लोगों से बहुत ऊपर है ये। आप इन्हीं से डिओन्टोलॉजी, वर्च्यू इथिक्स, थियोलॉजिकल यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, ठीक है, रॉल्स जस्टिस अप्रोच। कोई भी केस स्टडी अगर ऐसी आ गई जहां पे रिजर्वेशन को हटाने की बात कर रहा है, कुछ ऐसी बातें कर रहा है, आप क्या बोलेंगे? रॉल्स का जस्टिस अप्रोच, राइट्स अप्रोच। अगर कोई भी केस स्टडी है तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ना, वही चीज है, बट बार बार कॉन्स्टिट्यूशन यूज नहीं करेंगे। अगर एक जगह आपने आर्टिकल 21 लिख दिया, ठीक है, अगर एक जगह आर्टिकल 15 16 लिख दिया, तो नेक्स्ट केस सिमिलर है ना। तो डू नॉट राइट आर्टिकल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन यू मेंशन्ड। वो आर्टिकल किसी न किसी थ्योरी के थ्रू आया हुआ है। वो आर्टिकल 15 16 हैज बीन ब्रॉट थ्रू जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो यू कैन ब्रिंग दैट फ्रॉम थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी को डाइवर्स तरीके से हमने लिखा, थ्योरी ऑफ जस्टिस के थ्रू, राइट। तो यहां पर हमने दिया एक्सप्लेनेशन की व्हाई वी आर चूजिंग दैट ऑप्शन, एंड व्हेन वी आर चूजिंग दैट ऑप्शन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्सप्लेनिंग देम बाय इथिकल प्रीमाइसेस। ये चीज 2 पैराग्राफ में लिख सकते हैं आप, ये चीज आप पॉइंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जहां पर आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, अपने इथिकल प्रीमाइसेस की मैं इन इथिकल प्रीमाइसेस को मानते हुए इसको ऊपर रख रहा हूं। अगर लेट्स से आप अपने सीनियर्स की बात नहीं मान रहे हैं, तो आप किस इथिकल प्रीमाइस को बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि मेरा कॉन्शियस जो है वो मुझे अलाउ नहीं करता, और जो मैंने ओथ ली है एज एन सिविल सर्वेंट, उसमें मैंने ओथ लिया आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज इंटीग्रिटी, सो आई एम नॉट गोइंग टू अडेयर। अब बात आती है कि when you are not going to adhere, then there are certain consequences that are going to happen. How you are going to face that? केस स्टडी में दिक्कत क्या होती है? हमने इथिकल प्रीमाइसेस बता दिया कि दिस इज द इथिकल प्रीमाइसेस वी आर यूजिंग टू ऑप्ट फॉर एन ऑप्शन, देन व्हाट वी डू इज दैट वी डू नॉट प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम दैट मे एग्जिस्ट। देखो समझना ध्यान से, हमने क्या कर रखा है? हमने बोला ऑप्शन नंबर सी हम चूज करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या थे? आपके 4 मेरिट थे और 2 डिमेरिट था। व्हाट अबाउट दिस? इसलिए नंबर कम हो जाते हैं लोगों के। क्यों? ये क्यों चूज कर रहे हैं इसको वो बता लेते हैं, बट जो इसके रिपरकशंस आएंगे उनका क्या? तो आपको बोलना पड़ेगा कि एज अ सिविल सर्वेंट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस दैट आई हैव टू फेस एंड गेटिंग पोस्टेड टू अ रिमोट लोकेशन इज वन ऑफ देम, so I will accept it happily and will go over there and work as hard as I can। तो आपको बोलना क्या है? आपको जस्टिफाई करना है कि यार ये चीजें तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हैं, मैं इनसे नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरेंगे? फिर एक एथिकल प्रीमाइस, क्योंकि मैंने ओथ ले रखी है एज अ डॉक्टर। लेट्स से यू एज अ डॉक्टर क्वेश्चन आ गया तो हिपोक्रेटिक ओथ बोलेंगे आप, समझ रहे हैं? तो भाई आपने ये ऑप्शन क्यों चूज किया वो तो आपने बता दिया, जो उसके रिपरकशंस आएंगे उसको कैसे डील करेंगे ये बता दिया। अब हो गई केस स्टडी खत्म, अब आ गए कंक्लूडिंग आर्गुमेंट में। और कंक्लूडिंग आर्गुमेंट में जैसे ही आप आते हो, सिंपल सी बात है, जो वैल्यूज आपने अपनाई है, अगर दुनिया के सभी लोग उस वैल्यू को अपनाएंगे तो क्या होगा? ये आपका कंक्लूडिंग आर्गुमेंट होगा कि अब मतलब द वैल्यूज if the values has if such value is being appreciated by every other people, we can easily achieve the concept of रामराज। खत्म। समझ रहे हैं? केस स्टडी में फॉल्टर कहां करते हैं आप? इस पार्ट पे और कंक्लूडिंग वाले पार्ट पे। आपको लगता है यही आपका कंक्लूजन है? नहीं, कंक्लूजन नहीं हुआ, अभी केस स्टडी पैक नहीं हुई है। केस स्टडी पैक होगी लास्ट में। तो जब लास्ट में आप केस स्टडीज को पैक कर रहे हैं तो आपने ये बताया कि अगर ये चीज बाकी सारे लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो हम राम राज्य की तरफ बढ़ेंगे, या फिर हम एसडीजीज को अचीव करेंगे, या फिर हम गांधी के तालिस्मान को अचीव करेंगे, या फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ डीपीएसपी अचीव करेंगे, या फिर हम इस तरीके से लोगों के बीच में एक प्राइम एग्जाम्पल सेट करेंगे जो फ्यूचर के जनरेशन फॉलो कर सकती हैं। समझ रहे? ये सारी चीजें से आप कंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर्स को। अब आप डन अंडरस्टैंड हो, अब केस स्टडी हुई पैक। इसलिए मैं कह रहा था कि उस पेज में तीनों ऑप्शंस को एक साथ रखना, क्योंकि आपके पास आर्गुमेंट्स बहुत सारे अभी हैं, और अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, ज्यादा नहीं 18 केस स्टडीज आप खत्म कर देंगे। कोई भी केस स्टडी आएगी आप डिमोलिश कर देंगे उसको। कंसेप्ट रखिएगा। शुरुआत में क्या होगा, इंट्रोडक्शन जो होगा वो थोड़ा क्या होगा, कॉमन होगा, बट टेंशन मत लो। समझ रहे हैं? सो just revising it for everybody else, we are writing our introduction, right? First is our intro, second is ethical issues और dilemma। कभी कभी क्वेश्चन में एक और बात होता है, वो ethical issue और dilemma दोनों पूछ देगा, वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके पास क्या है? पावर। कौन सा आर्टिकल है यूपीएससी का? अबे अच्छा, पॉलिटी नहीं पढ़े हो ना,
थोड़ा सा एक आध घूंट कॉफी पी लूं। ठंडी कॉफी क्यों नहीं आता हूँ यार, मुझे मन करता है जब गर्म रहे तभी पी लूं, लेकिन मैं पी नहीं पाता हूँ, भूल जाता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर बिल्कुल पूछिए सर। सर ये जो आपने बताया था कि कभी कभी थर्ड नंबर पे ऑप्शंस पूछते हैं और पांचवें नंबर पे इवैल्यूएशन पूछते हैं। जी तो मैंने पहले इसमें लिख दिए थोड़े ज्यादा वर्ड्स। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आने के बाद तो ऑप्शंस कैसे लिखूं? सिर्फ शॉर्ट में लिखूं सिर्फ या शॉर्ट में पूरा सर, हाँ बहुत सही क्वेश्चन पूछा इन्होंने। ठीक है, ये अच्छा लिख रहे थे, इनकी कॉपी देखी मैंने। मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। ऑप्शन आपने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया कि ये ऑप्शन है पूरा बड़ा 2 लाइन 2.5 लाइन का लिखा है ना। 3 ऑप्शन लिखे, 3 ऑप्शन में आपने कितनी लाइन ली? आपने ली 7.5 लाइन, 8 लाइन। 3 ऑप्शन लिखने में 2-2 लाइन 2-2 लाइन, ठीक है। जब आप वापस से इवैल्यूएशन पे आते हो तो आपको ऑप्शन तो मेंशन करना ही पड़ेगा कि भाई ABC 3, उसमें छोटा लिखना समराइज फॉर्मेट में। ये नहीं कि उसी को वर्ड को वापस उतारने लगे। क्लेरिकल एग्जामिनेशन नहीं है ये, उनको पता है कि आपने ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं। यूपीएससी की गलती है कि वो सेम चीज को 2 बार पूछ रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट आप क्या करेंगे, छोटा लिखेंगे 3। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन आपने लिखा था अडहेरिंग टू सीनियर्स ऑर्डर, ऊपर आपने क्या लिखा उसका, विल अडहेयर टू द ऑर्डर्स गिवन बाय सीनियर एज इट विल इंपैक्ट, ऐसा ऐसा लिखा था। यहां लिखा आपने अडहेरिंग टू सीनियर्स ऑर्डर, 4 वर्ड, नथिंग एल्स। जब आप इवैल्यूएट कर रहे हैं जस्ट गो फॉर 4 वर्ड्स, 4 और 5 वर्ड्स, 1 लाइन। दूसरा लाइन अगर आपने यूज किया ना, आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। हमेशा फाइट मारो किस बात की, टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेज अगर कर लिया, राइटिंग अच्छी होने वाली है, सब कुछ अंडरलाइन कर लोगे। 2 पेन यूज करना है, 2 पेन यूज कर सकते हो। बट जैसे ही कंटेंट का भूख आया ना कि और लिख देता हूं और लिख देता हूं, बस वो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। सर और एक सिर्फ ऊपर का रेफरेंस देकर नहीं पूछ सकता, मतलब नहीं नहीं यार, ऊपर का रेफरेंस मत देना, ऊपर का रेफरेंस मत देना, राइट मत, थोड़ा लिख देना, 2-2 वर्ड लिख देना, 2-3 वर्ड लिखना। ठीक है, हाँ जी सुनिए। देखो डिपेंड करता है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पूछ सकते हैं कभी कभी वो, कि लेट्स से दे हैव आस्क्ड अबाउट व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन द केस स्टडी, व्हिच ऑप्शन विल यू चूज। अल्टीमेटली अगर उन्होंने पूछ दिया ना व्हिच ऑप्शन विल यू चूज, तो दे आर आस्किंग व्हाई यू आर नॉट चूजिंग द फर्स्ट 2 ऑप्शंस। वो ये पूछ रहे हैं, ये उनका क्या है, ये उनका हिडन डिमांड है। जैसे स्टेटमेंट पूछने के, स्टेटमेंट लिखने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो स्टेटमेंट हिडन डिमांड होता है, वैसे ही यहां पर क्या है, वो हिडन डिमांड है। लेट्स से उन्होंने सिंपल पूछा ऑप्शंस अवेलेबल एंड व्हिच विल यू चूज, तो भाई आपने ऑप्शन नंबर 1 2 चूज नहीं किया है ना, कुछ तो रीजन रहा होगा। क्वेश्चन की डायरेक्ट डिमांड नहीं, लेकिन एक एक लाइन में उसका डिमेरिट मेरिट तो लिख ही सकते हो ना। लिखना लिखना हर चीज डिपेंड करती है आपकी किस पे, आपके मेंटल कंस्ट्रक्ट के ऊपर, कि आप क्वेश्चन को देखकर समझ जाते हो कि क्वेश्चन कितना बड़ा है। अगर क्वेश्चन छोटा है, अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर आप नहीं भर पाओगे, मैं बता रहा हूं यूपीएससी माइट आस्क अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, व्हाट आर द इथिकल डायलेमास एसोसिएटेड इन द केस, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल एंड व्हाई। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, वो भी कैसे दिया यूपीएससी ने, ऐसे पूछ दिया आपसे, ऐसे। अब आपको क्या करना है, डायलेमा, ऑप्शंस अवेलेबल एंड व्हाई, 3 ही पार्ट है क्वेश्चन में। तो इसमें क्या कर सकते हो, डायलेमा 3 की जगह 5 लिख सकते हो, ऑप्शंस 2 की जगह 3 लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन में 2 की जगह 3 पैराग्राफ लिखोगे। तो वो चीज डिपेंड करती है कि आप क्वेश्चन को रीड करके देख कैसे पाते हो कि कितना पार्ट है इसका। ज्यादा पार्ट्स हैं, ज्यादा कंटेंट लगेगा, अपने कंटेंट को हर पार्ट में कम कर देंगे, क्योंकि हर एक पार्ट का मार्क्स डेजिग्नेटेड है। ठीक है, अब आते हैं कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर। जब कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता है कि बेसिकली 2 टाइप से कोर्स ऑफ एक्शन पूछते हैं। एक बार क्वेश्चन आया, ज्यादा नहीं आया है, तो उन्होंने पहले पूछ दिया, क्वेश्चन नंबर शायद बी था, बी पार्ट था, उसके पूछा व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। बी पार्ट में पूछा ऑप्शंस अवेलेबल, और सी पार्ट में पूछा व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन। बस यहीं पे आप फंसते हो, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस इजी हैं। जब वो आपसे ऑप्शन भी पूछ चुके हैं और कोर्स ऑफ एक्शन भी पूछ चुके हैं, तब आप फंसेंगे। जब आपसे ऑप्शन पूछा तो आपको ABC 3 ऑप्शन देने ही देने हैं, ठीक है। लेकिन समझना, अगर कोर्स ऑफ एक्शन पूछा है तो इन तीनों ऑप्शन को आप कोर्स ऑफ एक्शन में यूज कर सकते हो, इनके मेरिट्स को यूज कर सकते हो। हर ऑप्शन का मेरिट है, आप उसको उठा के लिखना शुरू करिए कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर। समझ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इन शॉर्ट टर्म मैं ये करूंगा, इन मीडियम टर्म में ये करूंगा, और लॉन्ग रन में मैं ये करूंगा, ऐसे कर सकते हो आप। तो कंफ्यूज मत होना, ऐसा कुछ नहीं है, आपके जो ऑप्शंस अवेलेबल है वही कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं।
ठीक है, बट कोर्स ऑफ एक्शन को आप ओवर इलैबोरेट करते हो। जो क्वेश्चंस कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड केस स्टडीज में आते हैं उसमें कोर्स ऑफ एक्शन आपको हर एक स्टेक होल्डर और हर एक इश्यूज के लेना पड़ता है। तो कोर्स ऑफ एक्शन वाली केस स्टडीज में इश्यूज ज्यादा होते हैं। They will ask about gender. In gender, they will ask about pay parity. They will ask about sexual exploitation. They will ask about merit-based system. They will ask about a toxic boss. Everything will be included. तो आपको कोर्स ऑफ एक्शन इसके लिए लेना है, इसके लिए लेना है, इसके लिए लेना है, इसके लिए लेना है। बड़ी केस स्टडी है, दो दो पॉइंट सबके लिए आएंगे। बट इसमें क्या कर सकते, इसमें वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि इतने सारे डायमेंशन है, किसी एक ऑप्शन के अंदर नहीं आ पाएगा। तो वो कोर्स ऑफ एक्शन पूछते हैं। ऐसा खासकर तब होता है जब किसी नई टेक्नोलॉजी के को अडॉप्ट करने के बारे में, परसुएशन और सोशल इंफ्लुएंस के बारे में जब क्वेश्चन आता है, तो वो कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन होता है। जहां पे कीवर्ड्स क्या यूज होंगी, आपके एटीट्यूडनल चेंज की बात कर रहा है वो, कि स्वच्छ भारत अभियान जो है उसमें क्या हो गया, टॉयलेट तो बहुत बन गए हैं लेकिन दो इश्यूज आ रहे हैं। एक, लोग टॉयलेट यूज नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जो टॉयलेट बने वहां पे नल की सप्लाई नहीं है। ठीक है। तीसरा, लोग जो हमने उसके एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च किया था वो वेस्ट हो रहा है। तो इतने सारे जब इश्यूज लगा पूछने, तो आपको एक एक पॉइंट पे लिखना पड़ेगा कि लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करें। ठीक है। कुछ लोगों ने उसको स्टोर रूम बना दिया है, उसको समझ लो आप, ये हर एक पार्ट आएगा। तो वैसे केस स्टडी में जहां पे बहुत सारे, फॉर एग्जांपल अगर केस स्टडी ऐसी आती है जहां पे यू हैव टू गो फॉर ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है। दिल्ली जैसी में आपसे बोल दिया यू आर अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी टू द इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट, और आप देख रहे हो कि इतना सारा सब कुछ करने के बाद भी लोग ईवी को ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। क्या क्या स्टेप्स लेंगे, केस स्टडी में लिखा हुआ है। अब क्या क्या स्टेप लेंगे, क्वेश्चन बहुत ओपन एंडेड है। तो सबसे पहले उसकी डिमांड को इंक्रीज करने के लिए स्टेप क्या लेंगे। दूसरा, उसके भाई ईवी व्हीकल क्यों नहीं खरीदते हैं लोग? ईवी व्हीकल नहीं खरीदते क्योंकि वो नॉर्मल व्हीकल से 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए महंगी है। समझ रहे हो? टाटा हैरियर 16 लाख की लॉन्च हुई है, टाटा हैरियर ईवी 21 लाख रुपए की है, नेक्सॉन 13 लाख रुपए। मतलब अब सोचो, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्राइस जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। सेकंड, इन्फ्लुएंस करने के लिए, परसुएड करने के लिए अलग टैक्टिक्स है। पावर प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर वो फिट करना पड़ेगा आपको, दिल्ली में हर जगह चार्जिंग स्टेशन। आपको सारे के सारे गवर्नमेंट फ्लीट को क्या करना होगा, ईवी करना पड़ेगा। तभी तो लोग क्या करेंगे, तभी तो लोग आपकी बात सुनेंगे। जब आप एज एन एग्जांपल पुट अप कर रहे हो, सीएम की गाड़ी हो गई, सबकी गाड़ी हो गई, इसको ईवी लानी होगी, तब जाके लोग अडॉप्ट। तो भाई बहुत सारा, इसको आप एक ऑप्शन में नहीं डाल सकते, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर दे आस्क यू कोर्स ऑफ एक्शंस। अब बैठ के कोर्स ऑफ एक्शन मस्त लिखो, हर एक पार्ट को रिकग्नाइज करके इसके लिए। और इसको डिवाइड करो कैसे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, इंस्टीट्यूशनल, स्ट्रक्चरल। जो पार्ट हम जीएस में डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर लो, मस्त बन जाएगा आपका सेग्रीगेशन। और एक चीज मैंने आपको बता रखी थी, बस एक मिनट, एक चीज मैंने आपको बता रखी थी और भी, कि जब आप कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हो, एक दो बातें, कभी भी ना आप क्या मत करना, स्केल और ज्यादा इस्तेमाल मत करना, नहीं कर सकते हो। जब भी डिफरेंस पूछे आप स्ट्रेट नहीं लिख पाते हो, अपने पेज को आप ऐसे तो मोड़ सकते हो, ऐसे किया वहां पे भी ऐसे मोड़ सकते हो, 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड मोड़ा आपने, प्रॉपर डिफरेंशिएशन बन गया, इधर उधर लिख दिया। केस स्टडीज में जब भी कोर्स ऑफ एक्शन आपसे पूछेगा, तो मैंने प्रिस्क्राइब की थी 2022 से, मेरे वाले अटेम्प्ट में के अंदर कोर्स ऑफ एक्शन की केस स्टडी आई ही नहीं, तो मैं लिख ही नहीं पाया। बट मैं क्या बोलता हूं कि लेट्स से ये पीस ऑफ, ये आपको पेज मिला है यूपीएससी का, जो कि ज्यादा ब्रॉड होता है। यहां पे आपको ज्यादा लंबा मिलता है, वहां ब्रॉड मिलता है। तो भाई वहां पे होता क्या है कि यार इस तरीके से आपने क्या लिखा, कोर्स ऑफ एक्शन ए, फिर इस तरीके से लिखा बी, फिर सी, ऐसे लिखा आपने, राइट। यहां पर आप क्या कर सकते हो कि यहां पर अगर लाइन नहीं खींच पा रहे हो तो पेपर से मोड़ लेना, और यहां पर बताना कि ये कोर्स ऑफ एक्शन कौन से प्रीमाइस को फुलफिल कर रहा है। जैसे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को फुलफिल कर रहा है, जैसे इंटीग्रिटी इन ऑफिस को फुलफिल कर रहा है, जैसे इकोनॉमिक एफिशिएंसी को फुलफिल कर रहा है, जैसे डेडिकेशन टू ड्यूटी को फुलफिल कर रहा है। तो यहां पर हमने क्या लिखा, वो एथिकल प्रीमाइस लिखा। क्यों? क्योंकि जब ऑप्शंस अवेलेबल एंड जब आपसे पूछता है विच ऑप्शन यू आर चूजिंग एंड वाई, तो वाई पूछता है, तो वहां पे एथिकल प्रीमाइस लिखने का ऑप्शन होता है। यहां पे आपसे बस कोर्स ऑफ एक्शन पूछ के चुप हो जाएगा, तो ये केस स्टडी लगेगी जीएस वाली। बट जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख नहीं सकते, इथिकल प्रीमाइस वहां मेंशन करना पड़ेगा आपको। या तो ऐसे करो, या तो उसी स्टेटमेंट में स्टेटमेंट को लंबा करके वहीं पे लिखो। समझना, कोर्स ऑफ एक्शन की केस स्टडी आती कैसी है कि व्हाट आर द कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू इन द केस स्टडी, वो लास्ट पार्ट रहेगा। उसमें आप इथिकल प्रीमाइस तो पूछा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ऑप्शन पूछता है तो ऑप्शन में बोलता है कि कौन सा चूज किया एंड वाई, यहां पर आपके पास ऑप्शन बचता है, वाई में आपने इथिकल प्रीमाइस लिख दिया, बट यहां पे कहां लिखोगे। और जो भी साइंस एंड टेक की केस स्टडी आएगी, जो भी इन्वायरमेंट की स्टडी आएगी, वो तो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू का आंसर लगेगा, इसलिए यहां पर इथिकल प्रीमाइस। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं, कर सकते हैं। हाँ जी। अब
नहीं, पॉइंट डालो, कोर्स ऑफ एक्शन पॉइंट डालो, क्योंकि कोर्स ऑफ एक्शन में 5-6 एथिकल इश्यूज है ना, तो 5-6 के लिए 5-6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको। कोर्स ऑफ एक्शन में पॉइंट डालो, फटाफट पॉइंट डाल के इंप्रूव करो, जाओ। जो कंक्लूडिंग आर्गुमेंट रहेगा आपका, और कंक्लूजन के ऊपर जब आप जस्टिफाई कर रहे हो एथिकल प्रीमाइज के थ्रू, तब आप पैराग्राफ फॉर्मेट जा सकते हो और उसके अंदर क्या कर सकते हो, जो एथिकल प्रीमाइज है उसको अंडरलाइन कर दो। और एक चीज देख रहा हूं आपके आंसर में ऐसा लग रहा है इज द आर, वो भी इंपॉर्टेंट है, सब अंडरलाइन मार दे रहे हो आप। जहां आपको लग रहा है कि मैंने ये लाइन लिखी, अंडरलाइन कर दिया आपने। अरे वही अंडरलाइन करो, वही वर्ड जो इंपॉर्टेंट है। मतलब लगना चाहिए ना कि आपके पूरे पेज के अंदर कितनी चीजें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर सभी इंपॉर्टेंट है तो आप तो गजब आंसर लिख रहे हो। तो एक पेज के अंदर 5 या 6 बार चीज अंडरलाइन करिए, इससे ज्यादा नहीं।